आजकल कुछ दिनों से हम चर्चा का विषय रख रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं बीजों पर। खासकर वो बीज जो देसी बीज हैं, परंपरागत बीज हैं, नेटिव सीड है, इंडिजिनस सीड है। और आप सभी ने देखा कि कितना महत्वपूर्ण है देसी सीड बचाना या उसको उगाना या उससे फसल प्राप्त करना। ये बात भी सामने आई है कि जो हाइब्रिड सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, उनमें हमें भरपूर उत्पादन तो मिला है, लेकिन ऊर्जा की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो वो खोखले रहे हैं। खोखले इस मायने में भी कि उन्हें बहुत से बहुतायत रूप से केमिकल फर्टिलाइज़र और जो ज़हर है, उनकी आवश्यकता रही है या हमने इनका उपयोग किया है। और इसी प्रक्रम में, इसी सिलसिले में हमने अपने देसी बीज, वास्तविक सच्चे बीज को भुलाया है। तो बहुत सारे किसान हम सभी के मध्य आए हैं और हम भी आप में से अधिकतर देसी बीजों को उगाने की जदोजहद में हैं, उगा भी रहे हैं। आज जब बात आती है कि मार्केट में या हम सभी के पास देने के लिए देसी बीज, परंपरागत बीज हैं, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आता है। बहुत सारे किसान भाइयों के पास ये बीज हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि हम एक-दूसरे को धड़ाले से दे सकें जैसे दूसरे बीज बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो बाज़ार में इन बीजों की उपलब्धता हो, हमारे कई किसान भाई, खासकर योगाहारी किसान इस क्रम में लगे हुए हैं। उसी में से आज जो हमारे साथ हैं, आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी और दत्तात्रेय जी, डॉक्टर दत्तात्रेय जी शिंदे, आपने योगार में ही ये संकल्प लिया था कि देसी बीजों को हम आगे बढ़ाएँगे, परंपरागत बीजों को किसानों तक पहुँचाएँगे। और कोई 2 साल की एक्सरसाइज़ के बाद उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम देसी बीजों के कलेक्शन के साथ, उनके उत्पादन के साथ मार्केट में भी इनको मुहैया कराएँ। लेकिन कैसे हो देसी बीजों का की मार्केटिंग? क्या वैसे ही जैसे कि परंपरागत रूप से हमें जो बाज़ार में दुकानें हैं, उनसे बीज लेने की बात हो रही है और जब उनके पास जाते हैं तो देसी बीज नदारद रहते हैं। तब जबकि किसान भाइयों से कलेक्ट किए गए वपन सीड कंपनी द्वारा जो नई कंपनी बनी है और योगाहार की चर्चाओं के बाद ही इसका जन्म हुआ, तो क्या ये सीड कंपनी परंपरागत तौर पर बाज़ार खड़ा कर रही है, किसान भाइयों को आगे बढ़ा रही है, उनसे साझा कर रही बीजों को, या कुछ दूसरी प्रक्रियाएँ हैं? ये आदरणीय श्री सुशील चक्रवर्ती जी और आदरणीय डॉक्टर दत्तात्रेय जी बात रखने वाले हैं इस सत्र में। मैं आप सभी के माध्यम से उनका स्वागत करता हूँ और सबसे पहले आदरणीय चक्रवर्ती जी से ये भी निवेदन है कि ये प्रश्न रहता है कि आने वाली जो गर्मियों की सब्जियां हैं और खासकर तरकारियां हैं, तो तरकारियों में क्या-क्या बीज उनके पास होंगे और गर्मियों के क्या-क्या सीड उनके पास होंगे, ये बातें तो वो रखेंगे, लेकिन वो एक दिलचस्प बात और एक आवश्यक जानकारी भी सबसे पहले साझा करने वाले हैं और वो बात है तरबूज पर। तो आदरणीय चक्रवर्ती जी से ये निवेदन है कि आप आएँ, आदरणीय डॉक्टर दत्तात्रेय जी से ये निवेदन है कि आप मंच के समक्ष आएँ और आज की वार्ता शुरू करें, ऐसा निवेदन। नमस्कार सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को बहुत-बहुत नमन और नमस्कार। कल हमारी चर्चा दिनेश जी से हो रही थी और जो जैसा अभी दिनेश जी ने बताया वैसा ही मैं कल उनको अनुरोध किया कि अभी मौसम तो ठंडी का है लेकिन हम जहाँ पे हैं वहाँ पे ठंडी तो पड़ती ही नहीं है। तो गर्मी ठंडी में भी गर्मी रहती है और गर्मी में तो प्रचंड गर्मी रहती है।
तो जैसा तरबूज के बारे में बताया, तो तरबूज तो यहाँ पे साल भर खाया जाता है, पैदा भी किया जाता है, खाया भी जाता है। लेकिन भारत के उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न क्षेत्रों में तरबूज की खेती भी अभी से शुरू होती है, और उसका जो उपलब्धता है वो मार्च अप्रैल में बरसात शुरू होने के पहले होती है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात ये करेंगे कि तरबूज हम सब लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आम के बाद गर्मियों के मौसम में तरबूज ही है जो सबसे ज़्यादा चाहत वाला फल है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट कुछ बातें बताना चाहूँगा, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे ज्ञान के लिए हैं। जब हम जिस फल को खाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है, जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि तरबूज का जो उत्पत्ति है, इसका जो नेटिव है, जहाँ से ये आया है, पूरी दुनिया में फैला है, वो अफ्रीका है। और अफ्रीका में अगर हम बात करें तो मिस्र देश जो है, इजिप्ट जहाँ जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है। वहाँ का ये नेटिव है। और करीब वहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा वर्षों से इसकी खेती हो रही है। ये इसको हम सब्जी भी मान के चलते हैं, क्योंकि इसको सब्जियों के साथ उगाया जाता है। लेकिन इसका फल जो है वो फल के हिसाब से हम खाते हैं, तो इसको दोनों में गिना जाता है। सब्जी के तौर पर भी किसान जो है इसको सब्जी के तौर पे उगाता है, और बाजार में जब बिकता है तो हम जो भोक्ता हैं उसको फल के रूप में इसको खरीदते हैं और इसका भोग करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के फल होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। और उसमें बाहर से अगर हम देखें तो उसमें कुछ रंग अलग अलग होता है। अंदर अगर काट के देखें तो भी रंग अलग अलग होता है, लाल होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है। और बाहर भी से भी कुछ होते हैं जो पीले होते हैं, कुछ होते हैं जो हल्के हरे होते हैं, उसमें गहरी हरी धारियां होती है। कुछ होते हैं जो गहरे हरे होते हैं जिसमें हल्की हरी धारियां होती हैं। कुछ होते हैं जो पूरे हल्के हरे होते हैं, इस तरीके से होता है। और अगर आकार की बात करें तो कुछ होते हैं जो लंबे टाइप के होते हैं, और कुछ होते हैं जो गोल होते हैं। तो जो थोड़ा लंबा आकार का अगर है तो उसमें पानी ज्यादा होता है, उसका स्वाद उतना मीठा नहीं होता है। जो गोल आकार का होता है उसमें स्वाद जो है मीठा होता है, क्योंकि तरबूज फल ऐसा है जिसमें करीब 92% पानी होता है। तो 92% पानी जब होता है तो उसमें भी हमको देखना पड़ता है कि जो मीठा फल है वो कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ के चलिए कि जो फल किसी भी जात का हो, क्योंकि इसमें पूरे दुनिया में करीब 1200 प्रकार है, 1200 जातियां हैं इसमें। तो उनमें से जो गोल वाले फल हैं उनको हमको चुनना चाहिए। जो जितना गोल होगा उनका उसमें उतनी ज्यादा मिठास होगी। ये तो बाहर से देखने के बाद। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद उसका जो रंग होता है वो कुछ लाल होता है, चटक लाल होता है, कुछ गुलाबी होता है, कुछ पीला होता है। तो जो जितना ज्यादा लाल होगा उसमें मिठास, हम ये मान के चलते हैं कि लाल अगर ज्यादा है तो मिठास ज्यादा होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको आप अगली बार जब खरीदेंगे और खाएंगे तो इसको आप अपनी तरफ से चेक करिएगा। और क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये विभिन्न किसानों का और विभिन्न उपभोक्ताओं का अनुभव है, जो एक जगह पे इकट्ठा किया गया था और उसको एक जगह कंपाइल किया गया था, वहां से मैंने लिया है। तो ये कोई रिसर्च का नहीं है, लेकिन ये अलग अलग लोगों का ओपिनियन है, उसके ऊपर से है। दूसरी बात ये कि जब हम तरबूज खरीदते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितना साफ सुथरा चमकीला हो। और जितना अच्छा देखने में हो, जितना सुंदर देखने में हो, उतना ही हम उसको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे तरबूज तरबूज के मामले में सुंदरता जो है उसकी मिठास से ज्यादा वो नहीं है, मिठास से ज्यादा संबंध नहीं है।
उसमें जितने बाहर से दाग पड़े होंगे, जितना रफ सरफेस होगा, इसका मतलब ये है कि जब वो फूल की अवस्था में था और उसमें परागण का की प्रक्रिया चल रही थी, विभिन्न प्रकार के कीट पतंग बैठते हैं, उससे परागण होता है। तो जितने ज्यादा कीट पतंग उसमें बैठे होंगे और परागण की प्रक्रिया ज्यादा हुई होगी, वो उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा, उतना ज्यादा मीठा होगा और उतना ज्यादा भरा हुआ होगा। ये ऐसा माना गया है। दूसरी बात है कि जब तरबूज को हम देखते हैं तो जमीन की तरफ जो सतह होता है उसका जो रंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो रंग जो है उसका नॉर्मल जो रंग होता है उससे अलग होता है। तो वहां पे ये देखना जरूरी है कि अगर वो पीलापन लिए हुए है तो वो ज्यादा अच्छा है, ना कि साफ सुथरा सफेद अगर है तो। रंग जो दाग होता है उसको दाग नहीं पड़े इसके लिए किसान ये भी करते हैं कि नीचे कुछ रख देते हैं जिससे कि दाग नहीं पड़े। नहीं, दाग जो है वो अच्छे हैं। एक साबुन का ऐड आता था जिसमें सर्फ के ऐड, मेरे ख्याल से, कि दाग अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी दाग अच्छे हैं। इसके अलावा जो पका हुआ होना चाहिए, अगर वो कच्चा है तो उसकी पहचान जो है उसका जो डंठल होता है वो पूरी तरीके से अगर सूखा हुआ है बिल्कुल, तो वो तोड़ते समय पका हुआ था। अगर तोड़ते समय जल्दी तोड़ लिया है तो उसका डंठल हरा रहेगा, और अगर डंठल हरा है तो अंदर परिपक्वता नहीं होगी तो स्वाद भी नहीं होगा और रंग भी नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे उसके जो जितना बड़ा होगा वो उतना अच्छा होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। छोटा फल जो होता है वो आजकल ज्यादा प्रचलित है, छोटा फल, तो उसमें भी मिठास होती है, बड़े में भी मिठास होती है। लेकिन मिठास का जो पहचान है वो जैसे मैंने बताया, उसके आकार, उसके ऊपर जो कितना वो भद्दा दिख रहा है उतना वो अच्छा है, स्वादिष्ट है। ये सारी बातें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था कि खरीदते समय इसको, इन बातों को ध्यान रख के अगर खरीदेंगे, किसान के लिए भी, जो किसान उगा रहा है वो आगे ले जाके बाजार में बेचेगा, तो उसको तोड़ते समय ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो लॉट वो ले जाके बेच रहा है उसमें एक जैसा रहेगा तो उसको दाम अच्छा मिलेगा। जो बेचने वाला है, विक्रेता है, उसके लिए भी ये सारे यही बातें हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाला है, वो देखेगा कि अच्छा कौन सा है। तो किसान अच्छा फल जो है वो एक साथ बाजार में बिक्री करे, जो विक्रेता है वो खरीदते समय देख के खरीदे, और उपभोक्ता के लिए तो हम सभी उपभोक्ता हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल इतना ही थोड़ा सा बताना चाह रहे थे। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, जो हमारा इसके बारे में है, बीजों के बारे में। उसमें मैं दिनेश जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा उस पे संक्षिप्त में आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। फिर हम और दत्तात्रेय जी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि हमने इसको किस तरीके से प्लान किया है, कि हम जैविक बीज को आपके जैविक किसानों के घर घर कैसे पहुंचाना चाहते हैं, और आपको उस बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़े, उस बाजार से बिल्कुल अलग एक हम व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। दिनेश जी, थोड़ा सा आप इस पे संक्षिप्त में थोड़ा भूमिका बता दीजिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। जी, जी आदरणीय। ये बात सुंदर बात रही है कि हम जब तरबूज खाएँ, तो तरबूज के लिए क्या व्यवहार अपनाएँ, चाहे बेचने के लिए, चाहे खरीदने के लिए, और मीठा तरबूज क्या होगा। मुझे तो ये ही बात मालूम थी कि जो तरबूज जिसपे थोड़ा पीलापन लिया हो वो अंदर से पका हुआ होगा, लेकिन अन्य बातें भी स्वादिष्ट रही हैं। और जब हम दूसरी बात पर आते हैं, मुख्य बात पर, कि जो वपन सीड के माध्यम से जब बीज किसान तक पहुँचे, तो किस तरह से पहुँचे? वो क्या माध्यम हो, इस पर आदरणीय चक्रवर्ती जी बात रखने। और बेसिकली हम जानते हैं कि हमें अगर बाजार से सीड लेना हो, कंपनियों से सीड लेना हो, तो हमको किसी दुकान पे जाना पड़ता है, या फिर अब ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन हम पोर्टल पर देखते हैं। लेकिन क्या जब योगाहार की बात की जाती है
और योगाहार के बहुत सारे सदस्य इस क्रम में विचार कर रहे हैं कि हम देसी बीजों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये बीज एक दूसरे तक कैसे पहुँचे? खासकर तब जब एक हमारे मध्य हमारे सदस्यों ने कोई वपन जैसे देसी बीजों की कंपनी बनाई है। तो क्या परंपरागत रूप से वही हमारी परिपाटी रहेगी कि हम बाज़ार जाएँ या ऑनलाइन मँगाएँ, या इसको और भी सरल ढंग से जो बीजों का आदान-प्रदान का शुभ लाभ हमें प्राप्त हो? एक तो ये कि हम सीधे मँगाएँ और उसका पैसा दें, लेकिन उसके माध्यम कैसे बने? क्योंकि जब माध्यम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसमें बाज़ार की बाज़ार छोटा हो या बड़ा, उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। लेकिन जब अपने ही लोगों के मध्य से ये फेयर व्यापार, पारदर्शी व्यापार आगे बढ़ता है, तो उसमें किस तरह से हम बीजों को ऑर्डर कर सकते हैं दुकान से या ऑनलाइन, फिर कैसे अ, हमारी पहुँच कंपनी तक पहुँचे, और फिर कैसे ग्राहक उससे जुड़े, और कैसे इन बीजों के मध्य जो डीलरशिप की बात होती है, तो ये एक सर्कल में इन तीनों चारों लोगों का समन्वय कैसा हो, कोऑर्डिनेशन कैसा हो, और कम्युनिकेशन कैसा हो, इस पर मेरे ख्याल से सदस्य जानना चाहेंगे कि जब आप वपन के माध्यम से किसानों तक बीज पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारी भूमिका, हम योगाहारी सदस्यों की भूमिका क्या हो? पहला धन्यवाद पहला दिनेश जी। जी, 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 जी सर। एक चित्र हमने कल भेजा था आपको, वो दिखा सकते हैं क्या? संभव है? जो पर्यावरण अनुकूल बीज के बारे में जो था। तो हमने ऐसा इस तरीके से एक नया तरीका हमने सोचा है, जिसमें जो किसान किसान भाई हमसे बीज लेना चाहते हैं वो तो ले सकते हैं, और जो किसान भाई वो चित्र को ही पूरे, हाँ ऐसे ही रहने दीजिए। जो किसान भाई इसमें व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इसमें व्यवस्था है। और इसके अलावा जैसे इसके पहले भी हम कई बार जब इसमें आए हैं तो हमने बताया कि जो किसान भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बीज उत्पादन के लिए, जैविक बीज उत्पादन के लिए, तो वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे केवल इसके मार्केटिंग के बारे में, इसके व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। तो आपको जो चित्र दिख रहा है, ये एक ऐसा एक बैनर हमने बनाया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने अपने कंपनी के बारे में, बीज के बारे में बताया, और ये हमारे कंपनी का लोगो है। और जो गुलाबी एक जो सर्किल है उसके अंदर हमने एक जगह छोड़ा हुआ है जहाँ पे फोटो लग सकता है, और उसके नीचे कूपन कोड लिखा हुआ है जो कि अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब उसमें संख्या भी रहेगा और अक्षर भी रहेंगे। तो इस तरीके से हमने ये प्लान किया हुआ है। और आप में से कोई भी अगर इसको प्रमोट करना चाहता है, हमारे कंपनी को, हमारे वैरायटी को, हमारे बीज को प्रमोट करना चाहता है, तो आप अपने नेटवर्क में इसको कर सकते हैं। और आप हमसे संपर्क करेंगे तो ऐसा ही जो ये जो बैनर है, इसमें फोटो की जगह पे हम आपका लोगो या आपका फोटो जो आप चाहेंगे वो लगाएंगे, और आपके नाम पे एक हम कूपन जनरेट करेंगे, वो जो सबके लिए अलग अलग होगा। और वो कूपन के साथ यही चित्र जो है आप अपने नेटवर्क में भेज दिया आपने, नीचे हमारा वेबसाइट लिखा हुआ है। वेबसाइट में जाने के बाद आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपके किसान जो जिनके पास आप ये भेज रहे हैं, वो उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के बाद जो कूपन कोड जो है, वो उसमें अंत में एक कूपन कोड पूछने की व्यवस्था है। उसमें यहाँ पे कूपन कोड लिख दिया
तो हमारे पास जब ऑर्डर आता है तो उसमें वो कूपन कोड के साथ आता है। मतलब हमें ये पता चलता है कि ये ऑर्डर अमुक व्यक्ति के माध्यम से हमारे पास आया है। तो हम क्या करते हैं कि जो डीलर का जो वो है कमीशन है, वो हम आपके लिए अलग से निकाल के रख देते हैं। और ये जो व्यक्ति हमारे वेबसाइट में जाके ऑर्डर कर रहे हैं, इस कूपन कोड के वजह से उनको एक अलग से एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें फायदा सभी को है। जो क्रेता है उनको फायदा है, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करने से उनको एक अलग अंत में पूरे बिल में अंत में एक डिस्काउंट, एक परसेंटेज कट के फिर उन अमाउंट आता है जो उनको पे करना रहता है, ऑनलाइन पे करना रहता है। और वो कूपन जब हमारे पास आ गया तो जिनके माध्यम से वो ऑर्डर आया है, जिनका कूपन कोड है, उनके नाम पे हम डीलर के का जो कमीशन होता है वो हम अलग रख देते हैं। और वो दर महीना जो है हम एक स्टेटमेंट बना के कि आपका कूपन से ये ऑर्डर आया है, ये इन इन लोगों का आया है, इतना इतना अमाउंट का आया है, और इस वजह से आपके लिए इतना अमाउंट जो है कमीशन एकत्रित हुआ है, जो हम आपको आपके पास ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें फायदा ये है कि साधारणतः अगर आप मान लीजिए साधारण तरीके से बीज का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो नियम कानून तो है ही है। इसके अलावा आपको एक जगह की जरूरत होगी जहाँ आपको स्टॉक रखना होगा। वो स्टॉक के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पे आप हमको प्रमोट कर रहे हैं जिसके लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है। बस हम तो यही कहते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए जगह हो, उतना ही जगह काफी है। इससे ज्यादा जगह का हमको जरूरत नहीं है। आप हमको हम अपने दिल में रखिए और हमारे इस कार्य को आप अपने नेटवर्क में बढ़ावा दीजिए। और आपके नेटवर्क से जो हमारे पास आएंगे, जो हमसे जुड़ते जाएंगे, इस तरीके से ये परिवार बढ़ता जाएगा। और उसका फायदा जो आप हमारे लिए ये कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के लिए आपको इसमें जो कमीशन होता है, जो नॉर्मल कमीशन होता है, वो आपके पास आता जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ क्वांटिटी, कुछ स्टॉक जो है आपके अपने पास भी रखना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के जो किसान हैं वो आपसे सीधे डायरेक्ट ले सकते हैं, तो वो भी व्यवस्था है। लेकिन वो ऑर्डर जो है जब आप दे रहे हैं हमें, तो वो वेबसाइट से नहीं देना है, वो आप सीधे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, और सीधे हमसे संपर्क करके वो हम आपको उसी डीलर प्राइस पे जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वो आगे आप वहां पे अपने आप रिटेल कर सकते हैं, जो आपके आसपास के हैं। और जो दूर के हैं, इसमें दूरी जो है कितनी भी हो सकती है। आप पूरे भारत में कहीं पे भी जहाँ पे आपका नेटवर्क है, इसमें कोई ये टेरिटरी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि इसका एरिया यहाँ पर है, उसका एरिया वहां पर है। जिसका जो नेटवर्क है वो उसका एरिया है, जिसका जहाँ पे नेटवर्क है वहां पे उसका एरिया है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जैसे आपने आगे 2 लोगों को बनाया, आगे 3 लोगों, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। जो जो इसमें हमसे जुड़ेंगे उनको उनके नेटवर्क में वो इसको आगे बढ़ाएंगे, और सबके लिए एक अलग कोड होगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसी में चित्र रहेगा या लोगो रहेगा, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप हमें देंगे वो डालेंगे, और एक हम अल्फा न्यूमेरिक कोड डालेंगे। और जो हमसे इस कोड के साथ जो भी क्रय करेगा, जो भी ऑर्डर ऑनलाइन लेगा, उसको इस कोड की वजह से एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज जैसे हम दूसरे भी प्रमोशन करते हैं, वे फेसबुक में हम करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, अलग अलग जगह, तो वो जैसे वैसे लोग जो आएंगे उनके पास कोई कोड नहीं होगा, तो वो जो जो प्राइस है वेबसाइट में, जो भी प्राइस है उस प्राइस पे वो लेंगे। इस तरीके का हमने एक व्यवस्था सोचा है। आप लोगों का सहयोग चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये अभी बिल्कुल एक नया प्रयास है, कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इसमें काफी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। और जो हमारा उद्देश्य है
कि जो जैविक किसान है उनको जैविक बीज हम उपलब्ध करा सके। उसमें आपका जितना ज्यादा सहयोग होगा उतना ज्यादा तेज ये परिवार बढ़ेगा, उतना ज्यादा तेज हम उनके पास जैविक बीज सीजन, अलग अलग सीजन में पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद। दत्तात्रेय जी, आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो इसमें और कुछ आप बताइए। इसके बाद फिर अगले उस पे हम आएंगे, जो अगला चित्र है, जो दिनेश जी ने बताया कि सीजन के हिसाब से सब्जियों के बारे में, वो भी एक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सभी दत्तात्रेय जी, श्रोताओं कुछ को आप बोलना चाहते हैं? हाँ। नमस्कार। सुजीत जी ने जो बात रखी तो वही हिसाब रहेगा बीज का, लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से हमने जो देशी बीज बनाने का उपकरण लिया है, तो आपके पास वो सीधा अच्छे तरीके से पहुंच जाए और फैल जाए, इतनी ओपन कंपनी से हम अनुरोध करते हैं। पवन कुमार जी का हैंड रेज है दिनेश जी, तो जी 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 पवन कुमार जी। जी मैं हाँ हाँ मैं सुजीत जी, मेरा इसमें सजेशन है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा कि ये कैसे होगा। ये जो कूपन कोड है, इसके साथ एक क्यूआर कोड भी आप जनरेट करा देंगे तो ये और ज्यादा पर्सनलाइज हो गया। और क्यूआर कोड मैं, ये दोनों चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं, आपका जो कैटलॉग है और जो व्यक्ति का जो वो है ना आइडेंटिटी जो है, कूपन कोड जो है, वो दोनों चीज अगर इंटीग्रेट करा के आप क्यूआर कोड जनरेट कराते हैं तो इसको सीधे आपके कैटलॉग तक पहुंचने के लिए और वहां से सीधे उसको ऑर्डर देने के लिए शायद सहूलियत हो जाएगी। इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी। हम अपने डेवलपर से इसके बारे में बात करेंगे कि इस कोड को हम कैसे क्यूआर में भी कन्वर्ट कर सके, तो दोनों साथ में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक तो दिखाता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सेफ्टी भी है, दोनों सभी के लिए, क्योंकि क्यूआर का डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक जो है उसका डुप्लीकेशन हो सकता है। दिनेश जी, आपने वो खोला था, वो जरा दिखाइए, जो फसलों के बारे में जो है, अभी आपने स्क्रीन में लिया था वो। हाँ, ये वाला, ये 2 पेज का है। पहले पेज में तो हमने थोड़ा सा अलग अलग हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ये है मिशन, एम, ये वगैरह वगैरह है पहले पेज में। दूसरे पेज में हम आ जाते हैं, नीचे वाले में, तो यहाँ पे हमने जो बनाया है ये महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र में भी जिस भाग में हम है, पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र के लिए है। ये जो हमने अभी कूपन का सिस्टम जो बताया मार्केटिंग का, ये हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो उसके हिसाब से जिनके साथ, जिन लोगों के साथ शुरू किया उनके हिसाब से हमने ये बनाया, उसी का एक हम यहाँ पे प्रारूप हमने रखा है। जो किसान या जो विक्रेता जहाँ पे हैं उनके स्थान के अनुसार, जैसे अगर कोई देहरादून में है या कोई झारखंड में है या कोई आसाम में है, जो जहाँ पर है वहाँ के हिसाब से और मौसम के हिसाब से, जैसे अभी हम, जनवरी खत्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है जनवरी का, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो ये 4 महीने गर्मी का मौसम जो है, उसमें कौन कौन सी फसल किस तरीके के से हो सकता है। इसमें जैसे इन्होंने मांगा था कि भाई खुले में क्या क्या हो सकता है, पॉली हाउस में क्या क्या हो सकता है, शेडनेट में क्या क्या हो सकता है, और दोनों तरीके से कौन कौन सी फसल है जो खुले में भी कर सकते हैं या शेडनेट में भी कर सकते हैं, पॉली हाउस में। तो उन्होंने जैसे हमसे मांगा था उस तरीके से हमने बना के दिया। ऐसे ही हम जो हमारे कैटलॉग में जो फसलें हैं, और उसमें भी अगर कोई स्पेसिफिक वैरायटी के लिए अलग से हमको कुछ उस जानकारी देनी है, तो इसी तरीके के चार्ट फॉर्म में हम बना के देंगे आपको, जो मोबाइल में, ये फॉर्मेट ऐसा है कि मोबाइल में ही आराम से बहुत अच्छी तरह से दिखता है। दिनेश जी इसको, इसके ये
कार्यक्रम के बाद इसको आप सर्कुलेट कर दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो सबके लिए आसान हो जाएगा देखना। तो जो जिस स्थान पर है उसके अनुसार, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ऐसा 1 2 3 4 पेज का हम बना के दे सकेंगे, जिससे कि आपको इसके बारे में आगे प्रमोशन के लिए जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, जिनको आप बताएंगे, उनका निवारण कर सके। और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है जो बहुत स्पेसिफिक है, तो हमारा फोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस सदन के माध्यम से कर सकते हैं या सीधे कर सकते हैं। सदन के माध्यम से अगर करते हैं तो ये फायदा होगा कि सबको पता चलेगा, और जो हम जानकारी देंगे वो भी सबके लिए होगा। तो किसी ने सवाल पूछा लेकिन उसका जवाब, प्रश्न हो सकता है और लोगों के मन में भी हो, तो जवाब सबको मिल जाता है। या सीधे सीधे हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको उसका उत्तर, उसका ये जो व्याख्या है, जो जैसा रहेगा प्रश्न, उस हिसाब से हम उनको जानकारी देंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है, इस बीज का व्यवसाय तो है ही है, उसी उसी के वजह से हम इस सदन में अभी उपस्थित हैं। लेकिन इस व्यवसाय को करने में हमको और आपको पूरी तरीके से एक साथ जुड़ना जरूरी है। और जहाँ पे जो भी शंका है, उस शंका को पूरी तरीके से उसका निवारण होना जरूरी है, जिससे कि किसी को कोई रुकावट नहीं हो, कोई अड़चन नहीं आए। तो दोनों तरफ से संपर्क और जुड़ाव होना जरूरी है पूरी तरीके से, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। फोन नंबर भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो दिनेश जी से हम अनुरोध करेंगे कि ये कार्यक्रम के बाद ग्रुप में हम पूरा डिटेल डाल देंगे, दिनेश जी को हम दे देंगे, नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, और जो ये है वेबसाइट है वो भी, कि आप क्लिक करके सीधे उस वेबसाइट में जा सके। ये हम दिनेश जी को दे देंगे और दिनेश जी इस ग्रुप में डाल देंगे। धन्यवाद। हैंड रेज है कुछ लोगों का। जी जी। जब हम ये वार्ता सुन रहे हैं और तब एक बात आती है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसी एक महक हमारे सामने आ रही है कि किस तरह से हम सभी जुड़ कर के सभी इन बीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो दो बातें होती हैं कि जैसे हम जुड़ते हैं, अन्य लोगों को जोड़ते हैं, और जैसे कूपन की बात की गई और आदरणीय पवन सर ने क्यूआर कोड की बात की गई, ये और भी ट्रांसपेरेंसी झलकती है कि हम जब जुड़ते हैं, जब जोड़ते हैं, तो उसका फायदा जैसे बताया गया है सभी को मिल सकता है। और इसी क्रम में जबकि हमारे आदरणीय सदस्य की कुछ क्वेरी होगी, कुछ जानना चाहेंगे, उस क्रम में आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका हैंड रेज है, कृपया आप प्रश्न करें। जी ओम, सदन को नमन। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और हमारे मुख्य अतिथि महोदय बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश नर्मदापुरम से हूं सर, और यहाँ पर योगाहार के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लोगों से संपर्क हुआ है। इसी योगाहार के माध्यम से हमें आदरणीय अशोक व्यास जी जो मुंबई से थे वो मिले, और पहली बार उन्होंने यहाँ पर मेरे ही खेत में तरबूज लगवाए। उसमें हम लोग फेल हो गए और उसके कारण बहुत सारे रहे हैं, परंतु इसी तरह से जो है, जैसे हम लोग सीखते जा रहे हैं और कुछ नया करते जा रहे हैं। अभी हम वर्तमान में ही आदरणीय जो हमारे संतोष चौहान जी है, उनके साथ हम लोग जो है जैव लैब पे काम कर रहे हैं, और नर्मदापुरम में 7 लैब स्थापित हो गई है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि आपके साथ, और हम अभी यहाँ से मध्य प्रदेश और अन्य 7 राज्यों के लोग वासिम गए थे, वहाँ पर प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण लेकर के कुछ पहले से ही लैब स्थापित की है, और कुछ लोग जो है और अभी भविष्य में करने वाले। तो ये सब लोग जो है निश्चित रूप से जैविक पर जा रहे हैं, और आपका सहयोग यदि मिलेगा तो ये बना हुआ ग्रुप है हमारा,
और इस ग्रुप से हम आपके साथ जुड़ कर के, एक तो ये हमारा निवेदन है कि जैसे आज आप आए हैं, ऐसे यदि हफ्ते में एक बार यदि आप समय देते हैं और हम ऐसे लोगों को इसमें जोड़ते हैं कि भाई जो सब्जी वाले लोग हैं वो भी उस दिन जुड़े। जैसे आदरणीय जब संतोष चौहान जी आते हैं शनिवार को, तो जो इस उस विषय में रुचि रखते हैं वो लोग उससे उस दिन ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है, निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। आप जैसे हम यदि आधा एकड़ में बीज उत्पादन का काम लेना चाहते हैं तो उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा, या हम लोग जैसे आपने क्यूआर कोड के संबंध में की, इसके संबंध में भी हम लोग जो है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं और अभी उस काम को कर भी रहे हैं। जी ओम। नमस्कार। और बहुत अच्छा आपने कहा है। हम जो अंत में कहना चाह रहे थे वो आपने शुरू में कह दिया। इस सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमने और दत्तात्रेय जी ने ये प्लान किया हुआ है कि अगले ही महीने में, मतलब कल से शुरू होगा महीना, उसमें हमारा प्लान है 20 तारीख के आसपास आपकी तरफ आने का। हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम पहले प्रयागराज में कुंभ नहा के फिर वापसी में मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे, जिसमें नर्मदापुरम सबसे पहले है, और वहां से फिर आप हमें गाइड करेंगे हम कहाँ कहाँ जाएं, किससे किससे मिले, और फिर गुजरात भी जाने का हमारा प्लान है। इस तरीके से है। दूसरी बात जो आपने बताया कि एक दिन हम डिसाइड कर लें जिस दिन सब्जियों के बारे में बात हो, तो ये मैं सदन में पवन जी और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग डिसाइड करके हमें एक दिन बता दें कि ये दिन सब्जियों के लिए हो, तो सभी लोग उपस्थित रह सकेंगे। हम दोनों तो आप जिस दिन चाहेंगे हम दोनों को तो उपस्थित उस दिन होना ही है। इसमें हमें नहीं डिसाइड करना है कि कब होना है। जिस दिन आप आदेश करेंगे उस दिन हमको उपस्थित होना ही है। जी ओम सर, जी ओम। जी, जी। इसी क्रम में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड रेज़ है। जी सर, प्रश्न रखिएगा आप। ओम, सदन को नामदेहर सादर प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था कि आप सिर्फ देसी बीज पे काम करते हैं या हाइब्रिड बीज भी करते हैं? यदि देसी बीज जैसे कुछ स्पेशल प्रकार के यदि हमको मिलते हैं तो आप उसको प्रमोट करते हैं क्या? जैसे अ, हमारे पास एक सफेद भिंडी आई थी, सफेद रंग की भिंडी। उस तरह के 10-20 बीज ही या 2-4 मतलब 100-200 ग्राम बीज मिल सकते हैं। इस तरह के बीज यदि आप प्रमोट करते हैं क्या? और दूसरी बात कि आपसे हम जो बीज लेंगे और हमने मान लीजिए आधा एकड़ में उनको लगाया, तो वो वापस आप खुद खरीदते हैं या हमको ही मतलब मार्केट करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं मार्केट? नहीं, जो बीज उत्पादन का जो प्रोग्राम है उसमें दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया कि हम आपको बीज देंगे जिस वैरायटी का हमको उत्पादन करवाना है आपके पास से, और उसको कैसे उत्पादन करना है, कैसे बोना है, कब बोना है, शुरू से अंत तक हम उसकी पूरी प्रक्रिया आप बताएंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, और जितना भी बीज आएगा उस बीज पे ऐसा समझ लीजिए कि फसल पे हक आपका है और बीज पे हक हमारा है। ये सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो भी बीज है वो हमको ही देना है आपको, और हमें ही आपसे लेना है पूरा बीज। तो इसमें कोई आपका प्रश्न का उत्तर आ जाता है। दूसरी बात है कि अगर कोई ऐसी वैरायटी है जिसका बीज आपके पास है और वो बिल्कुल जो देसी बीज के कैटेगरी में आता है, बहुत सारे किसानों के पास है, हम तो चाहते हैं कि आप हमें उन बीजों के साथ हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि हम उत्पादन करके उसको बढ़ा सके, उसकी मात्रा बढ़ा सके, और उसको हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें। देसी बीज और जैविक खेती का तो मतलब ही यही है। जी। आप देसी बीज को प्रमोट कर रहे हो हाइब्रिड बीज को?
नहीं, हाइब्रिड तो इसमें है ही नहीं कहीं पे। हमारा जो कंपनी का जो नाम है वो है और वपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें हाइब्रिड की कोई जगह नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो है ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज हैं, और वो सारी जिससे हमने शुरू में जो जिसको लेके हम चल रहे हैं वो सारी नोटिफाइड वेराइटीज हैं, जो भारत में अलग अलग अनुसंधान संस्थाओं से या विश्वविद्यालयों से, कृषि विश्वविद्यालयों से वो रिलीज हुई हैं अलग अलग समय में। उनके पेरेंट जो है ब्रीडर सीरम लाइसेंस के अंतर्गत हम उनके साथ एग्रीमेंट करके उसको हम लेके उसके उसके थ्रू हम उत्पादन कर रहे हैं और उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। बीज उत्पादन का एक अलग विज्ञान है। उस पे कभी सेशन रखेंगे तो 3-4 दिन में उसको हम पूरा बता सकते हैं कि क्या कैसे होता है, क्या होता है। जो लोग बीज उत्पादन में इच्छुक हैं उनके लिए हम ये कर सकते हैं, इस सदन के माध्यम से कर सकते हैं या अलग से भी किया जा सकता है। जी हाइब्रिड जी पे हम काम नहीं कर रहे हैं। वपन चलो, देसी बीज में और आपके ये बीज में क्या फर्क है, थोड़ा सा बताने कृपा करें। देसी बीज में, इन बीजों में, देसी और इनमें, जो देसी पुरानी प्रजाति और इनमें क्या है? देसी बीज का जो मतलब है वो ये है कि जो बीज वंशानुगत तरीके से, मतलब वंश की जब बात कर रहा हूं मैं, तो किसान के जो वंशज है, मतलब किसी आज जैसे आप हैं, आपके पास कोई देसी बीज है, तो आपके परिवार के अंदर आपके पीढ़ियों से वो आपके पास चला आ रहा है। आप उसका उत्पादन कर रहे हैं, फसल ले रहे हैं, थोड़ा सा बीज रख दे रहे हैं, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास से चला आ रहा है। और आपने उसको प्रिजर्व करके रखा है, संरक्षित करके रखा है, सुरक्षित करके रखा है, और उसकी फसल आप ले रहे हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका थोड़ा थोड़ा बीज आप पैदा करके रख रहे हैं अगली फसल के लिए। ये जो है देसी बीज है। देसी बीज का मतलब ये होता है जिसको अंग्रेजी में हेयरलूम सीड कहते हैं। देसी बीज का दूसरा मतलब ये होता है कि नेटिव। जैसे हमने तरबूज के बारे में बताया था कि तरबूज जो है वो मिस्र देश का ओरिजिन है। तो जिसका जो जहाँ पे ओरिजिन होता है उसके हिसाब से उसको देशज कहा जाता है। देशज शब्द है उसके लिए हिंदी में। लेकिन हेयरलूम सीड का हिंदी अनुवाद जो है वो देसी बीज है। जो हम जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो वो भी देसी बीज से ही वैज्ञानिकों ने उस पे से रिसर्च करके सिलेक्शन करके और उसके अंदर जो सभी जो गुण हैं उनको लेके आगे चले हैं। लेकिन वो ओपन पॉलिनेटेड है, मतलब खुले परागण के द्वारा वो तैयार होता है। हाइब्रिड में खुला परागण नहीं होता है। हाइब्रिड में कृत्रिम परागण किया जाता है। और हाइब्रिड का जो बीज होता है उसमें जब बीज तैयार करना होता है तो उसमें 2 लाइन होते हैं, एक पुरुष होता है, एक मादा लाइन होता है। दोनों के अंदर अलग अलग तरीके के गुण को इकट्ठा किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, कई सालों के रिसर्च के द्वारा, ब्रीडिंग रिसर्च के द्वारा। और फिर अंत में वो 2 लाइन तैयार होते हैं जिनमें आपस में परागण कराया जाता है कृत्रिम रूप से। और उससे जो बीज तैयार होता है उसको F1 बोला जाता है। आप हाइब्रिड का कोई भी पैकेट लेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा F1 हाइब्रिड। तो वो F1 का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद फर्स्ट जनरेशन। वो जो प्रक्रिया होती है परागण की, कृत्रिम परागण की, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उससे जो पहली पीढ़ी है वो F1 जनरेशन होता है। वो उससे जो फसल आता है वो हाइब्रिड का जो फसल आप देखते हैं वो होता है। उससे अगर आप फिर से बीज लेते हैं तो फिर उसमें समस्या आ जाती है, क्योंकि वो बिखर जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो गुण बिखर जाते हैं, और वो फसल अगली जो फसल होती है उसमें, मतलब जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा। ये तो मैं संक्षेप में बताता हूँ कि हाई F1 फसल से, F1 बीज के फसल से जब आप बीज निकालते हैं और उससे जब आप अगली फसल लेते हैं, कह सकते हैं कि F2 जनरेशन से जब आप फसल लेते हैं तो वो F2 जनरेशन उतना ही खराब होता है जितना हाइब्रिड में अच्छा जो अच्छे गुण होते हैं वो सारे जो है वो अलग अलग बिखर जाते हैं। तो सब कुछ मतलब बेकार हो जाता है, फसल मतलब किसान को नुकसान हो जाता है।
तो हाइब्रिड में ये बंधन रहता है कि आपको हर बार नया बीज लेना होता है। लेकिन ओपन पॉलिनेटर जो खुले परागण के जो बीज है, ये भी देसी बीज ही कह सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च के द्वारा इसको ब्रीडिंग करके एक यूनिफॉर्म उसमें लाया हुआ है। जो आप देसी बीज हमें देंगे, जैसे सफेद भिंडी की बात की, हम भी उसमें यही प्रक्रिया करेंगे। उसमें हम 2-3-4 जनरेशन तक हम उसमें ब्रीडिंग करके उसको एक प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। क्योंकि जब आप बीज देंगे पहली फसल में ही हमें समझ में आएगा कि उसके अंदर कितना जेनेटिक मिक्सिंग है या कितना जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन समझना किसानों के लिए भी थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। जी, निश्चित ही। और बीजों पर ये तकनीक एक दिन पुनः हम इस पर चर्चा करेंगे, ऐसा निवेदन भी है। और ऐसा निवेदन साथ में ये भी है कि आज बीज हमारे पास कैसे आए और हम दूसरे तक कैसे पहुँचाएँ। और उसमें जो आदरणीय चक्रवर्ती जी ने जो बात रखी है कि जो लोग यानी हम एक व्यक्ति अन्य लोगों को जोड़ करके उसका लाभ भी ले सकता है, कैसे ले सकता है, इस बात पर भी प्रश्न रखे जाएँ। इसी क्रम में आदरणीय अभय भान चतुर्वेदी जी, आपका प्रश्न है। जी। जी सर, सदन को नमन। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये आपका जो सीड प्रोडक्शन का कार्य है, ये क्या प्रोन्नत कार्यक्रम, जैसे मान लो कि पहले से ही ऑलरेडी यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर से सीड निकले हैं, उन्हीं पे आप काम कर रहे हैं क्या? हाँ, जैसा मैंने बताया कि ब्रीडर सीड जो है वो हमने नोटिफाइड वेराइटीज है, तो नोटिफाइड वेराइटीज जो है वो यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या किसी रिसर्च सेंटर से ही वो उपलब्ध होता है। अलग अलग संस्थाएं हैं, वहाँ से उपलब्ध होता है। तो वहाँ से हम लेते हैं और उसका लाइसेंस होता है, उसका फीस होता है, उसका प्रक्रिया होता है, और फिर वो उसके एक लिमिटेड मात्रा होती है जो मिलता है, उसको फिर हमको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ता है। उसमें जैसे आपने बताया कि सर्टिफाइड की जो बात कही है, जी जी। जो ब्रीडर होता है, ब्रीडर से फाउंडेशन बनता है, और फाउंडेशन से फिर सर्टिफाइड सीड बनता है, और ये आप सर्टिफाइड संकुल, से सर ये संकुल प्रजातियों का ही सिर्फ आप प्रोडक्शन करवा रहे हैं ना? नहीं, संकर प्रजाति संकुल नहीं है। संकुल सर, संकुल। संकुल का यहाँ पे आप उसको क्या कैसे डिफाइन भाई करना संकुल चाहते प्रजाति, हाइब्रिडेशन अलग होता है ना सर। हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि हम हैं? परागण को एक पे दूसरे पे रख के ही बनाते हैं। संकुल प्रजातियां तो सेम उसको सिलेक्शन वैरायटियों की तरह ही माना जाता है, उसे सिलेक्शन वो वैरायटियां है उनकी। संकुल वैरायटी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, क्योंकि सीड टेक्नोलॉजी में हिंदी में मैंने ये शब्द नहीं सुना था, लेकिन अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो शायद आप सिंथेटिक की बात कर रहे हैं। एक टेक्निक और होता है जिसको सिंथेटिक बोलते हैं, तो ये सिंथेटिक भी नहीं है, प्योर लाइन सिलेक्शन फॉर जेनेटिक प्योरिटी है, और उसका मल्टीप्लिकेशन है। ये जी प्योर जी लाइन सिलेक्शन बेसिस पे है। जी सर। इसमें एक स्टेज में, जब इसकी ब्रीडिंग स्टेज में जो है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो वैरायटीज हैं, जो कल्टीवर्स हैं कह सकते हैं, उनको एक ही पॉपुलेशन के अंदर उगाया जाता है, और उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नेचुरली होता है। जो क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटीज है उन्हीं में हो सकता है ये। और उसके बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन, 5-6-7 जनरेशन में वो जो स्टेबल होता है, मतलब उसको अगर और थोड़ा टेक्निकल हम बात करें तो टेक्निकली जो है वो DUS करके एक टर्म होता है। D फॉर डिफरेंट, U फॉर यूनिफॉर्मिटी, और S फॉर स्टेबिलिटी। तो ये 3 साल कंटिन्यूस ट्रायल करके देखा जाता है कि ये डिफरेंट है पॉपुलेशन बाकी वैरायटीज से, लेकिन आपस में यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक है, और 3 साल तक वो सारे कैरेक्टर जो है वो स्टेबल हैं, वो बिखर नहीं रहे हैं। तो ये DUS के आधार पर वैरायटी जो है वो आइडेंटिफाई होता है कि ये DUS के नियम के अनुसार ये वैरायटी अपने चरम पर पहुंच चुका है, फिर उसको आगे रिलीज किया जाता है। ये है। जी जी, थैंक यू सर। हम ये टेक्निकल पॉइंट जो है वो बीज उत्पादन के लिए अगर अलग कोई सेशन रखेंगे, वो 4-5 दिन का रहेगा, उसमें हम विस्तार में इसके ऊपर बात कर सकते हैं। जी यहाँ सर, पे ऐसा ही, हम भी पूरा नहीं ऐसे बता ट्रेनिंग हो पाएंगे जाए सब। और कंफ्यूजन भी होगा।
जी यहाँ पे हम केवल उस व्यवसाय के बारे में बात करें कि वो कैसे हम और आप आपस में जुड़ के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, खुली बात ये है कि बीजों से पैसा कैसे कमाएँ? यानी जो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसा कैसे, लेकिन बीज को अगर हम एक दूसरे तक पहुँचाते हैं तो उसका फ़ायदा हमें क्या होगा? ये प्रश्न किया जा सकता है, या ये किया जा सकता है कि जैसे दुकानों में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, तो क्या हमारा जो कॉम्पिटिशन है इसी तरह से ओपन सीट के माध्यम से भी बढ़ने वाला है, लेकिन या फिर वो कॉम्पिटिशन नहीं रह करके यानी कम कंपटीशन रह करके ये बीज आगे बढ़ा जा सकते हैं, या एक व्यक्ति दूसरे तक पहुंचा सकता है, और जो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है बीज, तो उसको क्या फायदा होने वाला है? ये प्रश्न भी संभवतः आने वाले हैं। जी जी सर, तो मैं ही पूछ एक प्रश्न मेरे मन में भी अभी अभी जब बात कर रहे हैं ये आ रहा है कि जब आपने इस कूपन की बात करी है, और इस के माध्यम से जैसे कूपन मेरे पास आ जाता है और मैं इस कूपन के बारे में, यानी मेरे पास एक रिक्वायरमेंट भी आती है और मुन्नीलाल जी भाई साहब या रंजना बहन जी मुझसे कहती है कि हमें ये बीज चाहिए, तो मैं किस तरह से आप, क्योंकि बीज तो आपके पास है, मैं किस तरह से, या फिर ये रंजना बहन किस तरह से ये बीज प्राप्त करेंगे? क्या व्हाट्सएप के माध्यम? अच्छा, मानो रंजना जी तो अभी अनजान है, लेकिन उनको देसी बीज चाहिए और मैंने उनको जोड़ दिया है, तो मैंने कहा कि आप चक्रवर्ती जी से ये बीज ले आए और इस व्हाट्सएप से आप वो बात करें, कम्युनिकेट करें, तो फिर मेरी भूमिका उसमें क्या रहेगी? ये प्रश्न एक लगता है, बनता है। हाँ, अब जैसे दिनेश जी आप देहरादून में हैं, देहरादून से हैं, और मुन्नीलाल जी मैं समझता हूँ कि नर्मदापुरम से हैं। मुन्नीलाल जी हाँ जी जी जी, टीकमगढ़ जी आदरणीय एरिया से। जी, टीकमगढ़ से नर्मदापुरम हूँ। से हैं। हाँ, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो अगर दिनेश जी ने इच्छा व्यक्त की कि हम इसको इस फॉर्मूले से, इस तरीके से, इस स्ट्रेटेजी से आपके जो प्लान है उससे उसमें हम जुड़ना चाहते हैं और हम इस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो एक कोड जो है दिनेश जी के लिए जनरेट हो गया, जो दिनेश जी अपने नेटवर्क में उस कोड को, उसी पैम्पलेट को जो हमने दिखाया है फोटो, वो आपने आगे बढ़ा दिया, और आपके कांटेक्ट से जो लोग वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे वो कोड लिख देंगे उसमें, और हमारे पास आ जाएगा कि भाई ये जिन सज्जन का ऑर्डर है ये कोड है, और ये कोड दिनेश जी का है, तो दिनेश जी के माध्यम से हमारे पास आए हैं। लेकिन अगर मुन्नीलाल जी के कोड से आता है तो हमें समझ में आएगा कि वो नेटवर्क जो है मुन्नीलाल जी का है। वो व्यक्ति कहाँ पे है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि मुन्नीलाल जी का कोड देहरादून से कोई यूज कर रहा हो और दिनेश जी का कोड टीकमगढ़ से कोई यूज कर रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके, बहुत तो अच्छा, बहुत सुंदर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आपने जिसको अपना कोड दिया है वो आपका कोड इस्तेमाल करे। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास दिनेश जी से भी आ गया है और मुन्नीलाल जी से भी आ गया। मान लीजिए मैं ही हूँ, पुणे में बैठा हूँ और दिनेश जी भी जानते हैं मुझे, मुन्नीलाल जी भी जानते हैं, दोनों ने अपना अपना वो भेज दिया है। मैं ये ऑर्डर करते समय जो कूपन इस्तेमाल करूंगा उस कोड का उस कोड का फायदा उस व्यक्ति को होगा। अगर मैं दिनेश जी का कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो दिनेश जी को उसका फायदा होगा, अगर मुन्नीलाल जी का कोड इस्तेमाल करूँ तो मुन्नीलाल जी को फायदा होगा। अब मान लीजिए मैं एक ही बार तो परचेज नहीं करूंगा, एक ही बार तो ऑर्डर नहीं करूंगा। पहली बार मान लीजिए मेरे पास पहले दिनेश जी का आया कूपन, तो मैं पहली बार ऑर्डर करते समय दिनेश जी का करूंगा, और दूसरा जो है मुन्नीलाल जी से आया तो दूसरी बार मैं दूंगा। तो इसमें नुकसान किसी को नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई वो नहीं है, केवल आप एक कार्य कर रहे हैं और वो समाज सेवा है। मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ कि ये समाज सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन वो समाज सेवा जो है वो चैरिटी के तौर पर नहीं है, उसका आपको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिल रहा है, और वो कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो अच्छा खासा बेनिफिट है। जो बाजार में जो डीलर्स बैठे हुए हैं उनको जितना फायदा होता है उससे ज्यादा यहाँ पे है,
क्योंकि वो तो बहुत कम मार्जिन में आगे, बस कस्टमर आया तो किस कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो मैंने खुद देखा है कि 1 रुपए मार्जिन रख के भी आगे दे देते हैं। हाइब्रिड बीज की बात कर रहा हूँ, वो दे देते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, और इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना खरीदार कुछ कर सकता है। सब कुछ सेट है और उस नियम अनुसार है। तो इसमें फायदा सभी को है, नुकसान किसी को नहीं है। जी, हाँ जी, क्योंकि ये जो रिस्क है इसका लगभग आभास जब प्रश्न कर रहे थे आदरणीय मेहरा जी, वहाँ से भी दिख रहा था, क्योंकि जब व्यास जी उनके पास आए, उन्होंने कार्य कराया, आगे बढ़ गए। लेकिन आपने स्पष्ट किया है कि एक तो इस सिस्टम में, ये सिस्टम जो बना बनाया सिस्टम है, उसमें एक तो दूरी की कोई मजबूरी नहीं है, दूसरी स्थान या दुकान की कोई मजबूरी नहीं है, तीसरा आपका किसी का पैसा उसमें लगना नहीं है। हाँ, आपने संपर्क करवाना है या मैंने संपर्क करवाना है। और एक बात और है कि नेकी कर और पर्स में डाल, ये वाली बात सामने आ सकती है कि हमने किसी को जोड़ा तो उसका जो यानी एक जो दुआ लगेगी वो पैसों के रूप में किसी व्यक्ति के पास आ सकती है। इसी क्रम में आदरणीय बड़े सिंह आर्य जी, आपका प्रश्न है जी। जी प्रणाम आदरणीय। प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि वो नेपियर घास के अगर बीज उपलब्ध हो जाए कहीं से, तो हमें गोचर भूमि बहुत बड़े स्तर पे डेवलप करना है, ऐसी आवश्यकता है मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा है, क्योंकि हम अभी हमारा फोकस जो है वो सब्जियों के बीजों पर है। लेकिन साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही हम दत्तात्रेय जी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम अपने खाने के लिए तो जैविक फसल और जैविक बीज का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो पशु हैं हमारे, उनको भी तो जैविक देना पड़ेगा, तभी उनसे जो हमें मिलता है दूध, वो भी पूरी तरीके से जैविक होगा। तो खासकर फॉडर क्रॉप के लिए कुछ हमने आइडेंटिफाई किया, कुछ फॉडर क्रॉप का जो है जैविक बीज के लिए हमने ये सोचा है। कितना जल्दी हम इसको शुरू कर सकेंगे, ये सब कुछ होगा कि आप लोग जितना हमें उत्साह प्रोत्साहित करेंगे, सहयोग करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे, हम उतनी तेजी से दौड़ेंगे। ये तो मैराथन भी है और 100 मीटर का रेस भी है, दोनों एक साथ ही है। अभी अभी क्या हम गोचर भूमि से लेंटिना हटा करके उसमें डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लेंटिना पैदा होता है तो वहाँ गोचर भूमि पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि आप उसमें नेपियर लगा दे, तो नेपियर घास बहुत बड़ी बड़ी होगी, आप तो वो लेंटिना को पनपने नहीं मध्य देगी। प्रदेश में हैं? जी आप जी कहाँ जी से? आदरणीय। हाँ, तो मैं मध्य आप प्रदेश के हमारे, जिला आगरमालवा से। हाँ, आप हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे पूरा जानकारी दे दीजिए, और जहाँ पे आप करना चाहते हैं उस जगह का फोटो वीडियो भी अगर डाल सकेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसा मैंने बताया कि हमारा प्लान है मध्य प्रदेश से होकर गुजरना, तो हम उसी हिसाब से प्लान कर लेंगे कि हम आपको आपकी जगह पर ही इसके बारे में और विस्तार से चर्चा कर सके और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। जी जी जी, धन्यवाद। जी, निश्चित ही हमारे पशुओं के लिए भी अच्छा भोजन चाहिए। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका हैंड रेज है। धन्यवाद दिनेश जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, और दिनेश जी ने जो सवाल उठाया था, वही सवाल निश्चित रूप से इसको एक बिजनेस करके जो देखेगा उसके मन में आएगा कि भाई मैं अगर इस नेटवर्क में जुड़ना चाहता हूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो इसमें तो सीधी सीधी बात है कि जिन सब्जियों के बोलो या जिन फसलों के बीज नहीं बनते, इसमें तो फायदा मिलेगा, क्योंकि किसान को तो गोभी लेना है, भिंडी लेना है, तो भिंडी का तो बीज बनता है खैर, लेकिन गोभी, फूल गोभी जो है, इसका बीज अपने महाराष्ट्र में नहीं बनता। तो निश्चित रूप से वो जम्मू से, कश्मीर से, कहीं से भी लाना पड़ता है, तो इनके माध्यम से आ जाएगा। तो ऐसी चीजों में तो फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन जिसमें किसान के यहाँ पर स्ट्रेट वेराइटीज का बीज बनता है,
तो वो किसान फिर से यहाँ पे नहीं आएगा, इस नेटवर्क में नहीं आएगा निश्चित रूप से। यह एक तो हमको ठान लेना है। तो बहुत सा इसमें जो काम होने वाला है, एक चैरिटी बेस्ड ही काम होगा, क्योंकि एक तरफ हम सब लोग जो चाहते हैं कि भी किसान बीजों के बारे में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, देसी बीज का उपयोग होना चाहिए, सरल प्रजाति का उपयोग होना चाहिए, उसने हाइब्रिड की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसी जो मानसिकता में हम सब लोग जो काम करते हैं और उसको बढ़ाना भी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से स्ट्रेट वेराइटीज, प्योर लाइन सिलेक्शंस, ये सभी उसी दिशा में काम करने वाली चीजें हैं। तो नई नई किस्में जो है, नई नई किस्में के लिए एक बार दो बार वो पूछेगा जरूर, लेकिन उसके बाद में वो खुद के ही खेत पे बीज बनाएगा और इससे उसकी डिपेंडेंसी कम होगी। तो इसमें जैसा कि सर ने अभी आज बोला कि वक्तव्य में, कि इसमें बहुत सी चैरिटी ही रहने वाली है, समाज सेवा ही रहने वाली है। हाँ, शुरू में नई वेराइटी एक आध बार लेते हैं तो उसमें थोड़ा पैसा मिलेगा, तो यही समझ के चलना है। तो इसमें बहुत ज्यादा, जैसा हम बोलते कि भाई नए लोग जुड़ने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट काम करेंगे, उनको 2 पैसा मिलेगा, इस तरह से प्रचार प्रसार हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा आदि जो चीजें कंपनी बाकी कंपनियां करती है, उस तरह से हम नहीं कर सकेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए मेरा वक्तव्य है, हमारे जो मुख्य अतिथि है इस पर प्रकाश डाले। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो बोला है उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूँ, बल्कि क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम जो बीज दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि उससे किसान अपना बीज बना सकेगा और अगली फसल के लिए वो अपना बीज इस्तेमाल कर सकेगा। और यही हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। क्योंकि हाइब्रिड में आपको मतलब दोबारा हर बार वापस जाना ही है। यहाँ पे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आप किस तरीके से स्वतंत्र हो सके बीज के लिए। लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब एक बार आपने हमसे बीज लिया, उससे आप 3 बार फसल बीज निकाल के 3 बार फसल लीजिए, चौथी बार फिर से नया बीज हमसे लीजिए, जिससे कि आपका बीज का जो जेनेटिक क्वालिटी है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो मेंटेन रहे। ये ओपन पॉलिनेटेड का नियम है कि आप 3rd ईयर तक उससे वो कर सकते हैं। 4th ईयर में फिर आपको क्योंकि हम तो उस चीज को हर जनरेशन में उस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रहेगा वो तो जेनेटिक प्योरिटी के साथ ही रहेगा। लेकिन जब आप उसमें करेंगे तो आप अपने आसपास और भी प्रजातियां होंगी उसी फसल में उसी के साथ, तो उसमें ये संभावना पूरी तरीके से है कि उसमें जेनेटिक कंटामिनेशन हो। लेकिन 3 जनरेशन के बाद चौथे जनरेशन में वो कंटामिनेशन जो है वो तीसरे जनरेशन में करीब, उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक गणित है, उसमें चौथे जनरेशन में वो 50% से ज्यादा हो जाता है। मतलब आपके फसल के उत्पादकता में और गुणवत्ता में, दोनों में जो है नॉर्मल जो है उससे आधे से कम हो जाता है। फर्क इस तरीके से अगर हम गणित के हिसाब से बोले तो चौथे फसल के लिए आपको फिर से फ्रेश सीड लेना जरूरी है। उसी वैरायटी का लें या कोई नया वैरायटी ट्राई करें, वो तो बात है। इसके ऊपर ये सारे पॉइंट जो है मैं चाह रहा था कि जो बीज के ऊपर जब हम चर्चा करें विस्तार में, उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, क्योंकि ये जानना समझना नंबर सर के चैट बॉक्स में डालने की कृपा करें। नंबर हम ये दिनेश जी को हम दे देंगे पूरा डिटेल के साथ, जो ये सेशन के बाद वो ग्रुप में डाल देंगे। सर, चेरी टमाटर की कोई वैरायटी आपके पास है क्या? है, बिल्कुल है हमारे पास। और आप से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सेशन के बाद जैसे हम वेबसाइट का लिंक डालेंगे, तो वेबसाइट के लिंक में जाके आप सबसे पहले तो चेक कर लीजिए कि हम जो कह रहे हैं हमारे पास क्या है, क्या उपलब्ध है और कैसे है, सारा चीज वो कर लीजिए।
इसके साथ ही आज दोपहर तक मैं दिनेश जी को एक वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा, छोटा सा 2-3 मिनट का, जिसमें ये वीडियो जो रहेगा वो हमारे वेबसाइट में अगर आपको जाना है तो उसमें एंड टू एंड कैसे पूरी प्रक्रिया करनी है ऑनलाइन परचेज की, वो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो डाल देंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो कि सर जी, वेबसाइट हमारे यहाँ पे एक चेरी टमाटर की वैरायटी होती है जिसका नाम मारू भटा बोलते हैं। और वो मारू भटा उसका नाम इसलिए है कि जो भटा जो होता है ना, उसको खाने से कई लोगों को बादी की समस्या होती है। और जब चेरी टमाटर वाला जो मारू भटा डाला जाता है तो वो समस्या खत्म हो जाती है, इसलिए उसका नाम मारू भटा है। तो उसकी एक वैरायटी हमारे पास है, काफी अच्छी डेवलप, मतलब काफी बहुत छोटी होती है वो मारू भटा, किंतु अभी हमको एक नर्मदा परिक्रमा के दौरान एक मिला था, वो काफी बड़ा था, वो हमने उसको डेवलप किया है, तो हम आपको उसके बीज उपलब्ध कराएंगे, आप उसको बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको हम पहले से ही धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, और आपको हम सहयोग करेंगे इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। आपने तो सहयोग की बात कर ही दी है, हम आपके साथ सहयोग करके इसको आगे लेके चलेंगे। और अगर आपने जैसे बताया छोटा होता है और उसमें से एक बड़ा भी आपने अलग से किया हुआ है, तो दोनों का अलग अलग बीज हमें वो कीजिएगा कि दोनों को हम अलग अलग लाइन पे लेके चलेंगे, क्योंकि चेरी टोमेटो का मतलब छोटा होता है, तो अगर उसका जो नेटिव टाइप है वो अगर छोटा है तो उसको उसी तरीके से लेके चलेंगे। हमको केवल ये करना है कि 2-3 जनरेशन हमको उसके जेनेटिक प्योरिटी को स्टेबलाइज करना है, अगर उसमें वेरिएशन है तो, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। जी, निश्चित ही। और ये गुंजाइश लगती है कि इस वार्ता को आने वाले दिन भी, आने वाले 2-3 दिन में फिर पुनः हम दोबारा सुने। और मैं आदरणीय सदस्यों से ये भी निवेदन करता हूँ कि मुझे, क्योंकि समय हो रहा है, लेकिन मुझे 10 मिनट का समय और मैं मांगता हूँ, क्योंकि कुछ हैंड रेज हुए हैं और मैं आप तक नहीं पहुँच पाया हूँ, और मैं अन्य हैंड रेज तक पहुँचूँ। तो सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार सर तक मैं पहुँचता हूँ कि वो इस वार्तालाप में अपनी बात रखिएगा। जी। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर वार्ता आज हो गई है। ये बात कुछ दिन पहले ही तय हो गई थी, जब हम वाशिम की यात्रा में थे और सुजीत जी से भी वार्ता हो रही थी उसमें, कि आने वाले दिनों पर जब सुजीत जी नर्मदापुरम आएंगे तो कम से कम एक दिन वहीं रह करके जितने भी किसान जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम के और आसपास के, उनके साथ डिटेल में फेस टू फेस चर्चा हो जाएगी। और चर्चा के उपरांत जो आज हमारी चर्चा हुई है और जो बातें निकल के आई हैं, उसके सकारात्मक परिणाम हमें सामने देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की उनकी जब यात्रा यहाँ पर रहे तो एक दिन अगर चर्चा हम कर रहे हैं तो एक दिन आधे दिन फील्ड में भी जा करके जो वैरायटी, जो चीज़ वहाँ पर यूनिक है, मेरा अनुरोध रहेगा वहाँ के सभी किसानों से कि ऐसे बीजों को, ऐसी वैरायटियों को जो कि यूनिक है, अच्छी हैं, लगती हमें है कि ये प्राकृतिक है, देसी है और उसका एक उपयोग है, उनका भी संग्रहण कर लें, उनको भी इकट्ठा कर लें, उसकी जानकारी इकट्ठा कर लें। और बीज उत्पादन करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं उस क्षेत्र के, उन सबको इसके बारे में पूर्व से ही सूचना दे दें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। सामूहिक रूप से हमारे प्रयासों का लाभ और इसका फायदा सभी को मिल सके, और उसके आधार पर एक ठोस रणनीति आने वाले समय पर बीज उत्पादन का, बीज के आदान प्रदान करने का, बीज को संरक्षण करने का, और बीज के माध्यम से जो उत्पाद हम खाएंगे उसके बारे में भी समग्र रूप से चर्चा फेस टू फेस भी करें। और आने वाले दिनों पर जो हम नियमित रूप से इस पर चर्चा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम समाहित करते हुए इन चीज़ों का हम बातचीत करें। तो एक बीज को केवल हम एक पैसे के दृष्टिकोण से ही नहीं सोचते हुए, बल्कि उसको एक समग्र उत्पत्ति और उसकी आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था होगी, इस नजरिए से इसको देखें। तो जब इस नजरिए से देखेंगे तो हमारा नजरिया केवल व्यवसायिक नहीं होते हुए सामाजिक भी हो जाएगा, एक दूरगामी भविष्य के प्रति भी हमारी सोच विकसित रहेगी, और हम एक समग्रता से
और हमारी जो संस्कृति है इसके ऊपर हम योगाहार का पूरा हमारा कार्यक्रम केंद्रित है, उस तरह से हम इसको बीज के बहुत अच्छी गहराई से और जो चीज़ें अभी कही कि हम इसको एक चैरिटी के रूप से भी इसको देखें, तो चैरिटी का मतलब ये हुआ कि केवल हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम बाकी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। और बीज चूँकि उत्पादन की हम बात कर रहे हैं या एक्सचेंज की बात कर रहे हैं या उसके आधार पर थोड़ा-सा क्रय विक्रय की भी बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें इन सब चीज़ों का जब समावेश होगा तब हम समग्रता से इस चीज़ को समझ पाएँगे, ऐसा मेरा निवेदन है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय पर हम जब कार्रवाई करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इन सब चीज़ों को भी और इसके अलावा भी जो नई सीख हमें मिलती है, उस पर भी हम विचार कर पाएँगे, कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। आज के मुख्य वक्ता सुजीत जी और उनके साथी दत्तात्रेय जी का बहुत-बहुत अभिनंदन और आशा है कि अब आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम में जो भी दिवस चिन्हित होगा उसमें आप जुड़ेंगे। वैसे हमारे साथी सुजीत जी करीब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने 3-4 दिन तक के लगातार सेशंस ले लिए हैं, तो वो इस मंच के लिए बिल्कुल नए नहीं हैं। समय-समय पर वो उनसे बातचीत होती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब और अच्छी तरह से आने वाले समय पर बातचीत होगी। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का नमस्कार। ओम धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद पवन जी। दिनेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं डॉक्टर विनोद भट्ट जी जुड़े हैं, सदन में उपस्थित हैं और वो हमारे साथ शुरू से इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण सहभागी हैं और उनका जो अनुभव है देसी बीजों के बारे में नवधान्य के माध्यम से, उसका भी पूरा उपयोग हम इसमें ले रहे हैं। हम उनके साथ इसके लिए जुड़े हुए हैं। तो मैं दिनेश जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया डॉक्टर विनोद भट्ट जी से थोड़ा जी निश्चित आदरणीय निवेदन है कि कृपया इस वार्तालाप में सम्मिलित हों। उनके विचार जो हैं, उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो ये डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं सुन रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। आशा करते हैं कि ये जो आपने मुहिम छेड़ी है तो ये किसानों को खासकर इससे फायदा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और ये इसी सोच के साथ हम जुड़े भी हैं, आपको तो पता ही है। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको आगे पहुंचाएंगे। तो मैं तो आपके साथ ही हूँ और योगाहार के साथ तो मैं मेरे ख्याल से पहले दिन से जुड़ा हूँ। बीच-बीच में थोड़ा-सा हो जाता है, लेकिन दिल से तो रहता ही हूँ सुबह, भले ही फिज़िकली ना रहूँ लेकिन मानसिक रूप से रहता हूँ। और हमारे इसमें माना जाता है कि मानसिक रूप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तो हमारे जो ऋषि-मुनि हैं तो मानसिक रूप से कहीं भी पहुँच जाते थे। और तो वो उसमें उनको हमारी वो महारत तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम मानसिक रूप से ज़रूर हमेशा इसी में रहते हैं। तो ये जो भी बहुत-बहुत धन्यवाद दत्तात्रेय जी को भी और मतलब शिंदे जी को और आपको और सारे योगाहार परिवार को एक जो आपने एक कोशिश की है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर डॉक्टर साहब। एक विशेष अनुरोध हम आपसे करना चाह रहे हैं इसी सदन के माध्यम से कि आपने बहुत अच्छा कहा कि मानसिक रूप से तो आप बिल्कुल उपस्थित रहते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो हमारा कार्यक्रम है वो शुरू तो होगा प्रयागराज से, तो हम आपसे ये चाहते हैं कि हम शारीरिक रूप से आप हमारे साथ इसमें जो अगर जुड़ें इस सफर में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि
हमें पता है कि आप मध्य प्रदेश में आते रहे हैं और महाराष्ट्र का सीमा को छू के चले जाते थे, तो हम इस बार मध्य प्रदेश में ही आपको हम चाहते हैं कि ये टीम वर्क है और थोड़ा हम चाहते हैं कि वो टीम के हिसाब से अगर हम इन सब जगह उपस्थित होते हैं तो उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ेगा सभी जिनसे भी हम मिलेंगे। तो अगर संभव हो तो इस तरीके का कुछ अगर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी, जी, ज़रूर। मुझे लगता है आपको ना मेरी मध्य प्रदेश में आपको मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े-बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं और सारे लोग आपको जानते हैं, तो इसलिए हमारी तो मानसिक उपस्थिति वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक उपस्थिति तो मुझे लगता है ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे हम एक-दूसरे को किसी को नहीं जानते। पर ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इस बारे में भी विचार किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं। आप जहाँ बोलेंगे हम वहीं उपस्थित हो जाएँगे। बशर्ते कि उस दौरान मैं कहीं दूसरी जगह एंगेज ना हूँ। धन्यवाद। मैं तो आपको 2-3 दिन पहले जब बात हो रही थी तब मैंने तो बोला था कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इसके पहले जो है कुंभ मेला में बिछड़ने का ही हिंदी फिल्म बनता था। तो ऐसा क्यों ना करें कि मिलने का एक कार्यक्रम शुरू करें कुंभ मेला में और उसके बाद आगे साथ में चलें। जी, निश्चित ही ये सुंदर वाक्यों का प्रयोग किया गया और कुंभ में मिलने की ही परिपाटी है और ये योगाहार का कुंभ है और इस योगाहार के कुंभ से निश्चित है कि ये मिलन होगा, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। इसी क्रम में जबकि योगाहार टीम से हैंड था, लेकिन मैं पहले आदरणीय रोशन लाल सर के पास जाता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा समय को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन रोशन लाल सर के पास मैं पहुँचता हूँ, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। जी ओम, सदन को प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से जो प्रयास स्क्रिप्ट का मैं अभी वेबसाइट भी देख रहा था साथ साथ में। शुरू से तो मैं थोड़ा सा कुछ दूसरे काम में लग गया था, पर अभी मैंने वेबसाइट भी देखी। बहुत बढ़िया आप लोगों का काम है और निश्चित रूप से जो भी सहयोग होगा योगाहार परिवार का, हम लोग आपके साथ हैं और जो भी आगे इसको बढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। और मेरा बने सिंह आर्य जी से एक वो था कि इनको जो इसका नेपियर ग्रास का वो चाहिए था, तो हम कटिंग से अगर आप चाहेंगे तो हम यहाँ से बस में कटिंग डाल देंगे, नर्मदापुरम में आप उतरवा लीजिए। तो मैं यहाँ से बस में इसके नेपियर की 100-150 कटिंग डाल दूंगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि उसमें कोई वैसा वो नहीं है, गन्ने के जैसा है वो। आप वैसे लगा लीजिए और आपको आगे बढ़ा लेंगे। तो जितना भी आप उसको करना चाहें 10 एकड़ 50 एकड़ बाद में उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी ओम। जी, धन्यवाद सर, ये बात उन्होंने सुलझी होगी और इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर आपका हैंड रेज़ था। जी सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। और मेरा यही था सर कि जैसे जो भी सीड या बीज आपके पास आते हैं या किसान लोग लेते हैं, तो इसके कहीं जैसे फोटोग्राफ भी मिलेंगे क्या देखने के लिए कि ये जैसे टमाटर है तो ये इस टाइप की बेल बढ़ रहा है और इस टाइप की फ्लावरिंग आएगी, तो ये भी मिलेगा क्या इसमें देखने को? भविष्य में ज़रूर मिलेगा। अभी तो वेबसाइट में हमने उस वैरायटी का फ़ोटो डाला हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई किस टाइप का होगा वो। लेकिन उसी वेबसाइट में जो है हमारा जो एल्बम अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, आप लोगों से ही हमारे पास आएगा और हम उसको एल्बम में डालते चले जाएँगे। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि जितना आप लोगों से सहयोग मिलेगा, उतना हम उतनी तेज़ी से आगे बढ़ते जाएँगे। जी, जी, जी। ठीक है सर। जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आदरणीय शरद वर्मा सर उस रेखांकन को एक चित्र के रूप में बना रहे हैं, जो तस्वीर आने वाले टाइम में आप सभी की जो यात्रा रहेगी मध्य प्रदेश की, वहाँ पे स्थापित होगी। इसी क्रम में योगाहार टीम से हैंडेड था, कृपया आप प्रश्न रखिएगा। जी, बहुत-बहुत साधुवाद सदन को प्रणाम। और जैसा कि आदरणीय चक्रवर्ती जी ने
बोला है कि आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी का मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हम जहाँ जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, वहाँ आदरणीय भट्ट जी की चर्चा होती है। और अगर आदरणीय डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश में पुनः प्रवास करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ के जो साथी हैं, जो उनके फैन हैं, उनको निश्चित दिशा मिलेगी, दशा मिलेगी। और इस जो हमारा बीज का जो मिशन है, देसी बीज का संरक्षण है, आदान प्रदान है, और एक किसान को एक व्यापार की दृष्टि से भी हम जोड़ रहे हैं। निश्चित इसका संग्रह होगा, इसमें गति आएगी। मेरा ऐसा निवेदन है कि डॉक्टर साहब जरूर पधारें, क्योंकि बहुत दिनों हो गए हैं, इनके बहुत बड़े फैन हैं। जहाँ भी जाते हैं बात मैं करा देता हूँ गाँव से, परंतु आपका सरल और सहज व्यक्तित्व जब वहाँ मिलना जुलना होता है तो अच्छा लगता है। इसलिए आप मध्य प्रदेश में आमंत्रित करता हूँ, आप जरूर पधारें। हमारे बहुत से फैन होंगे, पर मैं आपका फैन हूँ। धन्यवाद। जी। अभी तो शादी के लिए निमंत्रित हैं, और एक दिन चर्चा करनी है दिनेश सर की, कैसे कौन कौन लोग जा रहे हैं, क्या है। तो कल थोड़ा सा एक सेशन रख लीजिए मुन्नीलाल सर जी के यहाँ, कैसे ये लोग जा रहे हैं। हम लोगों का भी जाना तय है। अभी बुलाए कहाँ है भैया? अब वो बुलाने के लिए बुलाया ना उनको, कल सदन में बोलेंगे। बहुत दिन पहले बोल चुके हैं भाई साहब जी। मैं सबको निवेदन कर चुका हूँ और पुनः हो जाएगा। और सभी जैसे आदरणीय सर भैया ने अपना जो दिखाया है कि यही होना चाहिए पूरे भाव, तो उसमें सब हम सब आ रहे हैं भैया, बिना वैसे ही आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। आप तो बस बता देना हमको क्या करना है। वहाँ पे बच्ची की शादी है, सब घराती बन के काम करने वाले हैं। जी जी। 6 फरवरी छतरपुर से, छतसाल की नगरी छतरपुर में, खजुराहो से 45 किलोमीटर दूर है। और रेलवे का मार्ग है, ललितपुर से भी 8-10 ट्रेनें चलती हैं, और क्योंकि दिल्ली से भी और भोपाल से भी 2-3 ट्रेनें चलती हैं।